नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। क्या आरजेडी के अंदर कोई है जो लालू को सख्त संदेश देना चाहता है तो कौन है? मुख्यमंत्री के होते हुए भी मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जिन पर आरोप है वो जांच कराने की बात कर रहे हैं, पर जिनको जांच करनी चाहिए वही उसकी आंख से डरे हुए हैं। क्यों? और अब आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट। महागठबंधन में यानी बिहार की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट के नाम पर बवाल मच गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने को लेकर तकरार बढ़ रही है। क्या दोस्ती जारी रहेगी? जी हां, सवाल यही है कि आखिर महागठबंधन को मिली 6 सीट और बीजेपी को मिली 4 सीट पर समेटने का क्रेडिट किसे जाता है, नीतीश को या लालू को? जेडीयू खेमे का दावा है कि जीत नीतीश के कारण ही मिली है। रिपोर्ट देखिए। और रिपोर्ट देखने से पहले एक अहम बात आपको दिखाना चाहेंगे। बाइट ड्राइविंग सीट को लेकर आई है और इस बयान के बाद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पलटवार भी किया, यानी जिसे ड्राइविंग सीट पर जेडीयू के बैठने की इच्छा को जोर का झटका लगा है। स्थिति यह कह रही है बिहार की राजनीति में कि एक तरफ जेडीयू ये कह रही है और आप इस बात को जानते हैं, महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, सीट महागठबंधन के पक्ष में। अब जेडीयू ये कह रही है कि इस जीत का क्रेडिट जाना चाहिए जेडीयू को, क्योंकि नाम नीतीश कुमार का आगे था। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता कह रहे हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि इस जीत में अगर कोई भागीदार है तो वो केवल और केवल आरजेडी है, यानी पूरी की पूरी क्रेडिट आरजेडी के खाते में जानी चाहिए। आगे जो गठबंधन आम चुनाव लड़ेगा, उस आम चुनाव में नेतृत्व का भी सवाल होगा। तो बिहार के लोग जो आज वोट दे रहे हैं वो ये मान के दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। हमारे विधायक दल का फैसला है, हमारी पार्टी का यह फैसला है कि हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के नेता अपने नेता को आगे करने की बात कर रहे हैं, यानी जेडीयू के बैठने की इच्छा को जोर का झटका लगा। रघुवंश ने जीत का क्रेडिट भी आरजेडी को दिया और जेडीयू को यह एहसास भी कराया कि ड्राइविंग सीट आरजेडी के लिए सुरक्षित है। वो बयान दिखा रहे हैं आपको। जीत आरजेडी के कारण ही हुई है। जनता का समर्थन आरजेडी को है, अच्छा दूसरा से जीत होती है। जनता का समर्थन जिनको है उनकी जीत होगी। तो ऐसे में जेडीयू नेता ये कह के प्रेशर बढ़ा रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार के नाम पे जीत? अब वो जेडीयू के नेता के पूछता है। अब चलिए, वो सब प्रेशर उरेशर से काम नहीं चलेगा। जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी होगा। ड्राइविंग सीट पे आरजेडी ही रहेगी। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, रहना क्या है। सुना आपने, आरजेडी ड्राइविंग सीट पर रहेगी। अभी तो नई नई दोस्ती हुई है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा चुनाव याद है आपको, वही राज्यसभा चुनाव जिसमें नीतीश ने लालू से समर्थन की अपील की थी और लालू से जब सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो नीतीश को समर्थन देंगे, तो वो कार्यकर्ताओं से सलाह लेने की बात कर रहे थे। यानी आरजेडी के एक धड़े को लगता है कि नीतीश चूंकि समर्थन मांगने आए थे इसलिए आरजेडी का पलड़ा भारी है, पर आरजेडी तो दोस्ती की बात कह रही है, साथ लड़ने की बात कह रही है, मिलकर बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रही है। फिर ऐसा क्या है कि जेडीयू को बैकफुट पर धकेलने वाले बयान सामने आ रहे हैं? क्यों? क्या इसके पीछे कोई संदेश भी देना चाहते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह? अगर संदेश है तो क्या है? इसको समझने के लिए आरजेडी के भीतर के हालात को समझना जरूरी है। लालू चुनाव लड़ नहीं सकते, राबड़ी देवी को प्रोजेक्ट किया तो जेडीयू नाराज, और तेजस्वी अभी बड़ी भूमिका के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आरजेडी सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के केंद्र बिंदु से गायब हो जाएगी, या कोई होगा जो लालू के बाद पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन का एहसास कराना चाहता है? वैसे इस बयान में क्या रघुवंश का सिर्फ संदेश है या रघुवंश प्रसाद सिंह को एक मोहरे के तौर पर आगे किया जा रहा है? देखिए, इसकी वजह भी है। वजह यह है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश को अगर बीजेपी के सामने अपनी ताकत दिखानी है तो लालू को भी बिहार में अपना दम दिखाना है, और अपने कैडर में वो जान तभी फूंक पाएंगे जब संदेश ये जाएगा कि आरजेडी की सत्ता में वापसी हो सकती है। यानी ये पार्टी रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से 2 निशाने लगा रही है, एक नीतीश को संदेश और दूसरा कैडर में जान डालने की कोशिश। वैसे याद कीजिए,
लालू कह चुके हैं कि नीतीश हमारे पास आए तो क्या करते, और नीतीश इन सब पर चुप रहे। लालू ने मांझी पर निशाना साधा, नीतीश चुप रहे। तो क्या नीतीश माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार हमें भी करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक एक कदम फूक फूक कर उठाते हैं। इसलिए आगे आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार की इस चुप्पी के पीछे राज क्या है, और रघुवंश के बयान के पीछे भी। बिहार में विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वैसे भी समय बाकी है, जिसको लेकर यह माथापच्ची हो रही है। लेकिन जेडीयू हो या बीजेपी, सभी जगह सीएम पद को लेकर अभी से ही दावेदारी शुरू हो चुकी है। जिस तरह एक के बाद एक दावेदार सामने आ रहे हैं, उसको देखकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। कुर्सी किसी नाम की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुर्सी पर नाम चस्पा करने की हसरत रखने वाले दर दर के मोहताज हो जाने से इनकार भी नहीं करते। बिहार को ही लीजिए, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर जेडीयू और बीजेपी नेता सीएम के लिए दावेदार बनने में वक्त जाया नहीं कर रहे। अब नया नाम रमई राम का जुड़ा है। जनता की मंशा के बहाने रमई ने सीएम की कुर्सी पर हक जताना शुरू कर दिया है। चाहते हैं, जब लोग चाहेगा तो हम तो चाह ही रहे हैं, हम बिहार की जनता को सेवा करें, मुख्यमंत्री बन के। हाँ, मुख्यमंत्री बन के ना, ऐसे तो हम कर ही रहे हैं। तो मंत्री बन के तो बहुत दिन करते आए हैं, तो सब यहाँ के लोग जान रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के बाकी है। दरअसल जेडीयू इन दिनों वक्त का ही मोहताज हो चला है। पार्टी का दावा है कि उसका भरोसा नीतीश कुमार में है, लेकिन नीतीश के भरोसे को लेकर सवाल खड़ा करने वाले पार्टी में कम नहीं है। ज्यादा समय नहीं गुजरा जब जीतन राम मांझी की जुबान पर सीएम पद के लिए नीतीश हुआ करते थे, मगर अब मांझी पार्टी आला कमान की चाहत पर सब छोड़ रहे हैं। अच्छा लगता है कि आपको विकास के लिए जनता से एक और टर्म चाहिए, आप एक बार और मुख्यमंत्री? ये आगे की बात है, वो इतना हम लोग क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है। जो समय मिला है उसमें हम अपना काम करना चाहेंगे। आगे की बात आगे है, पार्टी और हमारा गठबंधन सोचेगा। लेकिन एक टर्म और मिलता तो अच्छा रहता। नहीं, इस पर भी हमको कुछ नहीं करना। सीएम पद की राह में दुश्वारियों के कांटे बीजेपी के अंदर भी बोए जा रहे हैं। पार्टी का एक धड़ा सुशील कुमार मोदी को नुमाइंदगी का ताज पहनाना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा पहले से तैयार खड़ा है, सीएम के बतौर दावों के बहाने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। मौका में और क्या होता है, जब तक विधायक रहवे के, एमएलए रहवे के, मिनिस्टर रहे, अब तो चीफ मिनिस्टर के बारे में हो सकती है। और लगातार 6 टर्म से मैं लगातार जीता रहा हूँ, और जो मंत्रालय मुझे मिला है बेहतर हमने प्रदर्शन किया है। तो यदि पार्टी का ऐसा फैसला होगा तो स्वागत करेंगे जाकर के, और बिहार की जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। जाहिर है मुख्यमंत्री के नाम पर बिहार बीजेपी में गुटबाजी खुला रहस्य है, और अब आलम यह है कि सुशील मोदी को सीएम के लिए मुफीद साबित करने वाले नेताओं को बाहर से आकर रहस्य से पर्दा उठाना पड़ रहा है। सुशील मोदी ने बिहार के अंदर बिहार के लिए संघर्ष किया है, हम लोग भी किए, लेकिन उनके नेतृत्व में किए हैं। हमारे नेता हैं विधानमंडल दल के, और निश्चित रूप से आज बिहार में जितने नेता हैं उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता सुशील मोदी। वैसे हकीकत यही है कि कुर्सी तो सिर्फ किसी एक को मिलेगी, लेकिन कुर्सी के नाम पर सियासी किस्सों का नायक बने रहने का ख्वाब पालने वालों का सिलसिला फिलहाल किसी सूरत थमने वाला नहीं है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। कहते हैं ताज का मोह बेदर्द बना देता है, लेकिन सियासत में ताज के लिए मोहताज बनने वालों की फहरिस्त भी लंबी चौड़ी है। बिहार में इन दिनों स्थिति देखिए, एक अदद कुर्सी की खातिर दावेदारों की कड़ियों में रोजाना नए नाम जुड़ रहे हैं। कुर्सी की तमन्ना रखने वाले आपको हर दल में मिल जाएंगे। इनमें नया नाम तो रमई राम का ही है। रमई राम जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर माने जाते हैं, जिसे किसी भी सत्ताधारी दल के साथ रहने से कोई परहेज नहीं। एक मंत्री पद तो इनके लिए सुरक्षित ही माना जाता है, और यही वो आधार जिसको लेकर मांझी सरकार के मंत्री रमई राम मुख्यमंत्री बनने की कामना करने लगे। हालांकि उनके लिए फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि रमई भी जानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती होने के बाद उनके लिए गठबंधन में सिमट चुकी है जगह। हालांकि मांझी की किस्मत की तरह इसकी हालत कब बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह भी है कि जिन्हें सीएम पद मौके की नजाकत की वजह से मिल गया,
यानी जीतन राम मांझी अब वो दूसरी पारी की भी उम्मीद पाल सकते हैं। दरअसल स्थिति देखिए आप, मांझी अब तक नीतीश को ही अगले मुख्यमंत्री के बतौर बता रहे थे। आपको याद भी होगा, जब भी उनसे सवाल पूछे जाते रहे वो नीतीश का नाम लेते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, नीतीश का नाम उनकी जबान से गायब हो रहा है, लापता हो रहा है। दूसरी ओर मोहताज बने नेताओं की सूची बीजेपी में कम लंबी नहीं है। प्रेम कुमार और एसएन आर्या ने तो खुलकर खुद को दावेदार घोषित कर रखा है। लेकिन ये दोनों नेता भी जानते हैं कि सुशील मोदी की पीठ पर खड़े नेताओं से उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा। अब चूंकि राधा मोहन सिंह ने साफ कह दिया कि सुशील मोदी से बड़ा नेता बिहार बीजेपी में दूसरा कोई नहीं है, यानी एक लिहाज से यह माना जा सकता है कि राधा मोहन सिंह की जबान से पार्टी आला कमान ने मंशा जाहिर कर दी है कि बिहार बीजेपी का नेतृत्व कौन होगा और बिहार बीजेपी में सीएम पद के लिए सिर्फ उठावल बंद कर दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं पार्टी अपनी तरफ से संदेश जरूर दे रही है कि आने वाले दिनों में कम से कम पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है वो पार्टी के भविष्य पर सवाल ना खड़ा करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। और अब बात उस मामले की जिसकी चर्चा आप सुन रहे होंगे, खुद भी चर्चा कर रहे होंगे। देश का सबसे हाई प्रोफाइल मामला आज की तारीख में शूटर तारा शाहदेव मामला। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें सियासत भी हो रही है। यानी झारखंड में ये मामला पूरी तरह से सियासी बन चुका है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री का आज बयान आया कि उन्हें राज्य सरकार से अभी तक सिफारिश की कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई पत्र ही नहीं लिखा गया। अब सवाल ये कि केंद्र और राज्य सरकार के बयान में ये विरोधाभास क्यों है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शूटर तारा शाहदेव बार बार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस बाबत 30 अगस्त को तारा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। सीएम सोरेन ने तारा को न्याय का आश्वासन देते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि झारखंड सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की कोई चिट्ठी नहीं मिली है। सहदेव केस के लिए कल भी आपके केंद्रीय मंत्री मिले हैं, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए तारा सहदेव बार बार दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन की हम प्रतीक्षा करेंगे। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आएगी तो कर दिया है सर, रिकमेंडेशन तो आना भी तो चाहिए। तारा शाहदेव जब हेमंत सोरेन से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची थी, तब सीएम सोरेन ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। तारा शाहदेव जी को हमने बुलवाया था और हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से उनकी बातों को सुनने का इच्छा जाहिर किया कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो उन्होंने भी जांच की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है और हमें कोई एतराज नहीं है कि जांच में कोई कोताही हो और जो भी बेहतर जांच हो वो प्रक्रिया अपनाई जाए। तारा से मुलाकात के 2 दिन बाद 1 सितंबर को दुमका में जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा कि उनकी सरकार के 2 मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, जरा वो भी सुनिए। तारा शाहदेव में आपने सीबीआई को दे दिया मामला, 2 मंत्री का नाम आ रहा, क्या कार्रवाई करेंगे? अब इस पे क्या करना है जरा बताइए। जब हम सीबीआई को दे ही चुके हैं, अब उसका 2 दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बार कहा कि तारा शाहदेव मामले की उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीबीआई जांच की सिफारिश के 3 दिनों बाद भी गृह मंत्रालय को पत्र क्यों नहीं मिला। क्या हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इसे देखते हुए राजनीतिक दल इस सामाजिक मुद्दे को सियासी रंग देने में लगे हैं? दुमका से सुबीर चटर्जी और रांची से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मामला शूटर तारा शाहदेव मामला पूरी तरह से एक सामाजिक मसला है, लेकिन झारखंड में ये मामला सियासी बनता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि अगर ये मुद्दा जिंदा रहा तो उसे वोटों के ध्रुवीकरण में मदद मिल सकता है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, जेवीएम की चाहत है कि ये मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो जाए,
जब वाम दलों ने मामले के विरोध में प्रदर्शन करने का प्लान किया या फैसला किया तो सीएम हेमंत सोरेन ने उन लोगों से दरखास्त की कि वे इस मामले को सियासी रंग ना दें, क्योंकि इससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। आइए अब इस मामले के सियासी रंग को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 30 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पीड़ित तारा शाहदेव की मुलाकात हुई। सीएम ने उस दिन सीबीआई जांच की अनुशंसा की बात कही। सीएम ने 2 दिन बाद 1 सितंबर को दुमका में भी दोहराया कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो अनुशंसा करेंगे। इतना ही नहीं, मामले में हेमंत सरकार के जिन 2 मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं उसमें से एक हाजी हुसैन अंसारी भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की बात कह रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले सुन लेते हैं हाजी हुसैन अंसारी के वो बयान। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से तारा साहब मिली, उससे रिक्वेस्ट की और लगभग काफ़ी देर तक बातें हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने उसके कहने के मुताबिक इस केस को सीबीआई जांच से जांच करने की सिफारिश कर दी है। जांच होगी और जो भी दोषी इसमें होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक बार वही दावत में, एक मस्जिद जिंदगी में एक बार पहली बार कई बार गए हैं आप वहाँ पर। गलत बोल रहे हैं आप, वो तो जांच की बताई जाएगी भाई, क्या बोलेंगे, उसका फुटेज ऐसा कुछ जांच में बताई जाएगी। अगर उसके यहाँ एक बार से बेसिक गए सब जांच जाई जाएगी, उस पर जो मुझे बता। तो साफ है, मुख्यमंत्री और सवालों के घेरे में आ रहे मंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा की जा चुकी है, लेकिन सवाल है कि 3 दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री को जांच की सिफारिश की चिट्ठी क्यों नहीं मिली। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी तारा शाहदेव प्रकरण को हाथों हाथ ले रही है और जेएमएम इस मामले में अपने दामन को बचाना चाहती है। पर ये दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और जेएमएम कर क्या रही हैं। अब बताते हैं बीजेपी क्यों इस मामले को तूल दे रही है। झारखंड में देखिए 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव में लव जिहाद के इस मसले को जिंदा रखकर बीजेपी एक खास वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है ताकि उसे इसका फायदा मिल सके। ये इससे भी साबित होता है कि बीजेपी के नेता एक के बाद एक तारा शाहदेव से मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने तारा शाहदेव को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी तारा शाहदेव को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। और अब बात करते हैं जेएमएम क्या करना चाह रही है इस मुद्दे पर। साफ है, अगर यह मुद्दा विधानसभा चुनाव तक चर्चा में रहा और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान सरकार के घटक दलों को होगा। अब जेएमएम झारखंड सरकार को लीड कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा खतरा जेएमएम पर है। सीएम सोरेन इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, लेकिन चिट्ठी अभी भी नहीं भेजी गई। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किसी के आंसू या किसी के गम को जब राजनीति से मिलना होता है या राजनीति से उसकी मुलाकात होती है तो राजनीति किस तरीके से उसके गम को अपने रंग में रखकर उसका मजा लेती है, इसका जीता जाता उदाहरण रणजीत उर्फ रकीबुल का मामला। आज का डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।